Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to study BEGA 182 English Communication Skills. Distinguish between silent reading and reading loud. Silent reading क्या होती है? इसका मतलब है बिना किसी आवाज़ के सिर्फ मन में पढ़ना, ठीक है। और रीडिंग लाउड का क्या मतलब है? इसका मतलब है शब्दों को ज़ोर से बोलकर पढ़ना ताकि आवाज़ सुनाई दे। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं ज़ोर से बोल रही हूँ ताकि आवाज़ सुनाई दे। पर्पस क्या होता है इसका, साइलेंट रीडिंग का? ये ज़्यादातर खुद की समझ मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए किया जाता है। रीडिंग अलाउड ये दूसरों को जानकारी देने या कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। स्पीड कैसी होती है? साइलेंट रीडिंग में स्पीड फास्ट होती है क्योंकि दिमाग शब्दों को जल्दी प्रोसेस करता है। रीडिंग अलाउड में तो इसमें थोड़ी स्पीड लो होती है, स्लो होती है, क्योंकि हर एक शब्द को साफ साफ प्रोनाउंस करना पड़ता है। स्किल्स क्या है साइलेंट रीडिंग की? इससे पक्का कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होता है, समझाने की क्षमता बढ़ती है। रीडिंग अलाउड इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और बोलने की स्किल सुधरती है। साउंड कैसी है इसकी? साइलेंट रीडिंग की इसमें कोई आवाज़ नहीं निकलती। रीडिंग अलाउड में इसमें बोलते वक्त आवाज़ पैदा होती है। यूसेज कैसा है इसका? कहाँ यूज़ होता है? साइलेंट रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स पढ़ते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। रीडिंग अलाउड क्लासरूम्स में स्पीच देते हुए और स्टोरी टेलिंग के टाइम, इन सब के टाइम, ठीक है। फोकस, साइलेंट रीडिंग का फोकस कहाँ होता है? पूरा ध्यान टेक्स्ट के मतलब समझाने पर होता है। रीडिंग अलाउड ध्यान मतलब के साथ साथ ही प्रोनाउंस पर भी होता है। कंक्लूजन क्या है अब इसका? दोनों ही तरीके रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं। साइलेंट रीडिंग से दिमाग तेज चलता है और रीडिंग अलाउड से बोलने की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब वोकलाइजेशन? सब वोकलाइजिंग का मतलब है साइलेंट रीडिंग के दौरान शब्दों को दिमाग के अंदर ही अंदर बोलना या प्रोनाउंस करना। इसमें बाहर कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन रीडर अपने दिमाग के अंदर उन शब्दों को सुन सकता है। ये एक आम आदत है क्योंकि ये लोगों को टेक्स्ट के मतलब बेहतर तरीके से समझाने में मदद करती है। एग्जाम्पल, जब आप चुपचाप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने सर के अंदर या उन शब्दों को बोल रहे हैं। इस दिमागी बोलने की क्रिया को सब वोकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सब वोकलाइजिंग: इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, ये टेक्स्ट की समझ और कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाता है। बेटर रिटेंशन, ये पढ़ी हुई जानकारी को लंबे समय तक याद रखने की में मदद करता है, ये ना। हैंडल्स कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये टेक्स्ट की समझ और समझ को बेहतर बनाता है ताकि आप कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। हेल्प्स रीडर्स रिमेंबर इंफॉर्मेशन बेटर, इससे पढ़ी हुई बातें और जानकारी दिमाग में लंबे समय तक याद रहती हैं। यूज़फुल व्हेन रीडिंग डिफ़िकल्ट और टेक्निकल मटेरियल्स, जब आप कोई मुश्किल सब्जेक्ट या टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं तो ये बहुत मददगार होता है। हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, इससे दिमाग के अंदर शब्दों का सही उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखने में मदद मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सब वोकलाइजिंग: स्लो डाउन रीडिंग स्पीड, यह आपकी पढ़ने की रफ्तार को कम कर देता है क्योंकि दिमाग हर एक शब्द को अंदर ही अंदर बोलता है। मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस स्पीड रीडिंग, अगर आप बहुत तेज़ पढ़ना स्पीड रीडिंग करना चाहते हैं तो ये आदत उसमें रुकावट बनती है। मे रिड्यूस एफिशिएंसी व्हेन रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, जब आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट या ढेर सारी फाइल्स जल्दी पढ़नी है तो इससे आपका टाइम ज़्यादा लगता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है गुड रीडर्स के लिए? जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो मुश्किल टेक्स्ट को समझने के लिए वो सब वोकलाइजेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उन्हें सिर्फ ऊपर से जानकारी चाहिए होती है तब, जैसे स्किमिंग या स्कैनिंग कर सकते हैं, तो वो इस आदत को कम कर देते हैं ताकि तेज़ी से पढ़ सकें। कंक्लूजन: सब वोकलाइजिंग पढ़ते वक्त मन में शब्दों को बिना आवाज़ के बोलने के प्रोसेस को सब वोकलाइजिंग कहते हैं।
ये समझ और याददाश्त को तो बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा करने से रीडिंग स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आपको अपनी ज़रूरत और पढ़ने के मकसद मतलब पर्पस के लिए हिसाब से ही करना चाहिए और बैलेंस करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। इन सभी शब्दों का मतलब मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इनकी स्पेलिंग्स भी अक्सर अलग होती हैं। क्या क्या होता है? सेम साउंड होती है, डिफरेंट मीनिंग होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। एग्जाम्पल, सन और सन। सन मतलब द स्टार इन द स्काई, मतलब सूरज। सन अ मेल चाइल्ड। सी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है समुंदर। और सी कि देखो, देखना, टू लुक एट। राइट करेक्ट, इसका मतलब होता है सही या ठीक। राइट मतलब लिखना। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मतलब भी अलग है। फ्लोर, इसका मतलब होता है फूल। फ्लोर, इसका मतलब होता है आटा। दोनों का साउंड एक जैसा है पर मीनिंग अलग है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इन्हीं पर सेंटेंसेस हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ होमोफोन्स। इम्प्रूव्स वोकेबलरी, इन्हें सीखने से आपकी इंग्लिश शब्दकोश मतलब वोकेबलरी मजबूत होती है। हेल्प इन करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, ये सही स्पेलिंग लिखने और शब्दों को सही तरीके से बोलने में मदद करते हैं। मेक कम्युनिकेशन मोर एक्यूरेट, इनकी वजह से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश सीखने के शुरुआती दिनों में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कंक्लूजन, होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं जिनका साउंड एक जैसा है पर मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। होमोफोन्स को अच्छी तरह समझने से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल काफ़ी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट आ गया होमोनिम्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग इनके अलग अलग होते हैं। इनकी लुक और साउंड बिल्कुल सेम होने के बावजूद इनका मतलब अलग होता है। इनका सही मतलब इस बात पर डिपेंड करता है इन्हें सेंटेंस में किस जगह और किस तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है बैट। बैट जो रात में वो जो क्या बोलते हैं इसको, इन्हें एक जो जानवर जो रात को उड़ता है। ठीक है, और फिर मीनिंग टू, जो इक्विपमेंट जो क्रिकेट खेलने में, बेसबॉल खेलने में काम आता है, वो भी बैट। स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। बैंक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी जगह जहाँ पैसे का लेन देन होता है। और दूसरी तरफ बैंक रिवर साइड को भी कहते हैं। लाइट नॉट हैवी मतलब हल्का है। और एक लाइट ब्राइटनेस फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स जैसे बल्ब या सूरज से अपनी उजाला या रोशनी जैसे छोड़ता है। बेयर अ वाइल्ड एनिमल, जैसे भालू। और दूसरा बेयर है सहन करना। अब इन्हीं पर सेम सेंटेंसेस भी होंगे। फिर आगे इम्पोर्टेंस। इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स, इन्हें समझने से आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश बोलने लिखने की स्किल्स बेहतर होती हैं। हेल्प अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, ये सिखाता है कि किसी शब्द या सही मतलब निकालने के लिए पूरे सेंटेंस का संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना कितना ज़रूरी है। मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिव, इनके सही यूज़ से इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा मज़ेदार और असरदारी बनती है। कंक्लूजन, होमोनिम्स उन शब्दों को कहते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है पर मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे हमने देखा बैट, बैंक, बेयर, लाइट, वॉच भी। किसी भी होमोनिम शब्द का सही मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आ गया वर्ड शिफ्ट। वर्ड शिफ्ट का मतलब होता है किसी शब्द को उसके बेसिक मीनिंग को बदले बिना अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना।
एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को सेंटेंस के हिसाब से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब एग्जांपल्स आ गए हमारे पास। ईमेल, टू ईमेल। नाउन में ईमेल को देखें तो ये एक डिजिटल मैसेज है, और वर्ब के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है किसी को डिजिटल मैसेज या खत भेजना। वो मैसेज है सिर्फ, और उसमें उसको भेजना है, भेजना जो भी। फिर नेक्स्ट आ गया फ़ोन। नाउन में इसको देखें तो ये एक डिवाइस है, फ़ोन या टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। वर्ब में देखें तो इसका मतलब होता है किसी को कॉल करना या फ़ोन लगाना। वाटर, टू वाटर। नाउन में देखें तो ये पीने वाला पानी है। वर्ब में देखें तो इसका मतलब होता है प्लांट्स को पानी देना। अब इसी पे ये सेंटेंसेस हैं। इसके नेक्स्ट आगे, बेनिफिट्स ऑफ वर्ड शिफ्ट। मेक लैंग्वेज फ्लेक्सिबल। वर्ड शिफ्ट से लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, क्योंकि आप एक ही शब्द को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज वोकेबलरी। इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, क्योंकि आपको एक ही वर्ड के अलग अलग ग्रामेटिकल रूल्स पता चलते हैं। इम्प्रूव्स राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यह आपकी लिखने और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल लगती है। हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज़ इन डिफरेंट वेज। इसकी मदद से आप एक ही आइडिया को अलग अलग सेंटेंसेस में नए तरीक़ों से पेश कर सकते हैं। ठीक है। वर्ड शिफ्ट इंग्लिश में बहुत ही कॉमन है, और लोग इसे अपनी रोज़ की मतलब एवरीडे कम्युनिकेशन में हमेशा यूज़ करते हैं। इसको समझने से लर्नर अलग अलग सिचुएशंस में शब्दों का बिल्कुल सही और सटीक इस्तेमाल कर पाते हैं। कंक्लूजन, वर्ड शिफ्ट का मतलब है एक शब्द को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, जैसे नाउन को वर्ब में। इसके मुख्य एग्जाम्पल्स जैसे अभी हमने ईमेल, फ़ोन, वाटर देखा। ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा रिच, सुंदर और इफ़ेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर जार्गन्स एंड एक्रोनियम्स। जार्गन्स ऐसे खास शब्द या एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन, ग्रुप या फील्ड के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द उन लोगों के बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं जो उस फील्ड से जुड़े होते हैं। जो लोग उस फील्ड से बाहर के हैं, उनके लिए ये वर्ड समझना मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन में जैसे देखें, डायग्नोसिस मतलब बीमारी पहचानना, प्रिस्क्रिप्शन दवाई की पर्ची, सर्जरी ऑपरेशन। ठीक है। कंप्यूटर की देखें अगर, वर्ड्स में जैसे अब वर्ड्स का है, जो उसके वर्ड्स हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवॉल से सिक्योरिटी सिस्टम है। एजुकेशन में देखें अगर तो करिकुलम मतलब सिलेबस, सेमेस्टर इवैल्यूएशन मतलब टेस्ट करना, मूल्यांकन जो भी कहते हैं। फिर आगे इन्हीं पर सेंटेंसेस। इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प प्रोफेशनल कम्युनिकेट क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये एक ही प्रोफेशन को प्रोफेशनल्स को आपस में बहुत तेज़ी से बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बातचीत करने में मदद करते हैं। सेव टाइम बाय यूजिंग स्पेसिफिक टर्म्स। खास और स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ करके और लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलने पड़ते, जिससे समय बचता है। मेक कम्युनिकेशन मोर प्रिसाइज विद इन अ फील्ड। जार्गन्स का यूज़ करने से किसी एक फील्ड के अंदर बातचीत बहुत सटीक और क्लियर हो जाती है। इसमें घुमा फिरा कर बात नहीं करनी पड़ती। However, excessive use of jargons can confuse people who are not familiar with the subject. अगर आप जार्गन्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो लोग उस फील्ड के नहीं हैं वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बड़ी फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले मतलब फर्स्ट लेटर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनका यूज़ बड़े और लंबे नामों या फ्रेजेस को छोटा मतलब शॉर्टन करने के लिए किया जाता है, ताकि बातचीत करने और लिखना आसान हो सके। ठीक है। जैसे यूनेस्को का है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको छोटा करके हम क्या बोल देते हैं, यूनेस्को। WHO उसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम इसे छोटा करके क्या बोलते हैं, WHO। ऐसे ही बाकी सब भी फिर इन्हीं पर सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रोनिम्स। सेव टाइम एंड स्पेस।
ये लिखते और बोलते वक्त जगह और समय दोनों बचाते हैं। मेक लॉन्ग नेम्स ईजियर टू रिमेंबर। बड़े और लंबे नामों को याद रखना इससे बहुत आसान हो जाता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। इससे बातचीत फास्ट और असरदार हो जाती है क्योंकि बार बार बड़े नाम नहीं बोलने पड़ते। जार्गन्स किसी प्रोफेशन के खास शब्द होते हैं जैसे डायग्नोसिस और सॉफ्टवेयर। एक्रोनिम्स बड़े शब्दों के पहले लेटर से बने हुए छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं जैसे WHO, नासा, ITM। अगर इन दोनों का सही तरीके से अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाए तो ये कम्युनिकेशन को आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन स्पोकन इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये दोनों हमेशा साफ साफ बोलने और अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। स्ट्रेस क्या है? बोलते वक्त किसी वर्ड या किसी एक हिस्से पर ज़्यादा जोर या इम्पोर्टेंस देना स्ट्रेस कहलाता है। जिस हिस्से पर स्ट्रेस होता है उसे बाकी शब्दों से थोड़ा तेज़ मतलब लाउडर और क्लियरली बोला जाता है। ये सुनने वाले को सेंटेंस का बिल्कुल सही मतलब समझाने में मदद करता है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस क्या है? टीचर। टीचर में हम सबसे जोर देते हुए क्या होगा? टीचर, टीचर, टीचर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आई नीड अ न्यू बुक। न्यू बुक, मुझे न्यू चाहिए, तो न्यू पे हमने स्ट्रेस देना। इंटोनेशन क्या है? बोलते वक्त हमारी आवाज़ को जो उतार चढ़ाव राइज एंड फॉल होता है उसे इंटोनेशन कहते हैं। इससे हमारी फीलिंग, इमोशन और बोलने का पर्पस को ये दिखाता है। इससे स्पीच नेचुरल और इंटरेस्टिंग लगती है। 3 कॉमन टाइप्स हैं इंटोनेशन के। राइजिंग इंटोनेशन, इसमें सेंटेंस के आखिरी में आवाज़ ऊपर मतलब हाई पिच जाती है। जैसे कोई हम क्वेश्चन पूछे आर यू रेडी, हमने रेडी को हमने खींचा, लंबा लिया। ठीक है। फॉलिंग इंटोनेशन, इसमें सेंटेंस का आखिरी में आवाज़ स्लो हो जाती है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जा रहे हैं, ये हमारा स्कूल नीचे को मतलब फॉलिंग इंटोनेशन था ये। राइज फॉल इंटोनेशन, इसमें आवाज़ पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ये सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए होता है। ठीक है। रियली, ठीक है, जैसे इसमें आ गया रियली। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कंक्लूजन। स्ट्रेस और इंटोनेशन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं ताकि लोग समझ सके कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, कैसे महसूस कर रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए। अगर प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन ना हो तो हमारी स्पीच बहुत डल और कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन तो अलग है, लेकिन एक वीडियो हमारी सिर्फ ग्रुप डिस्कशन को लेकर होगा। वो पूरा लेक्चर में सिर्फ ग्रुप डिस्कशन होगा। उसमें जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं उसमें मैक्सिमम मैंने डाले हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस पर। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी डिस्कशन है जहाँ लोगों का एक ग्रुप ऐसे किसी दिए गए टॉपिक पर अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर करता है। ये आमतौर पर स्कूल्स, कॉलेजेस, नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ और कंपनीज़ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज़ होता है। इसके ज़रिए कैंडिडेट की कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल को चेक किया जाता है। एक ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से ये फर्स्ट है गुड नॉलेज ऑफ द टॉपिक। हर पार्टिसिपेंट को उस टॉपिक के बारे में एक बेसिक समझ होनी चाहिए जिस पर बात हो रही है। अगर आपके पास अच्छी जानकारी होगी तो आप डिस्कशन में सही फैक्ट्स और अच्छे आइडियाज़ जोड़ पाएंगे। क्लियर कम्युनिकेशन, अपने विचारों को बिल्कुल साफ और बिना डरे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, रखना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हमेशा आसान और सबको समझ आने वाली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। फिर आगे एक्टिव लिसनिंग। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद बोलना। ये पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग व्यू पॉइंट समझाने में मदद करता है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप सही और सटीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस, एक पार्टिसिपेंट को बिना किसी डर के पूरे विश्वास मतलब कॉन्फिडेंटली
बोलना चाहिए। कॉन्फिडेंस से बात करने पर बाकी लोगों पर एक अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। इससे आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा असरदार तरीके से सामने रख पाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हर एक को दूसरे मेंबर्स के विचारों, उनके आइडियाज़, ओपिनियंस का सम्मान करना चाहिए। किसी की बात को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। टीम स्पिरिट, ग्रुप डिस्कशन को डिबेट नहीं एक मिनट ग्रुप डिस्कशन कोई डिबेट नहीं है जहां जीतना ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके चलना चाहिए ताकि एक सही और मीनिंगफुल डिस्कशन हो सके। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बात करते वक्त सही आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। डिस्कशन के दौरान सही तरीके से आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। डिस्कशन के दौरान सीधे बैठना चाहिए। हाथों को गेस्चर्स का यूज़ करने से आपका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दिखता है। टाइम मैनेजमेंट, पार्टिसिपेंट्स को अपनी बात हमेशा छोटी और पॉइंट टू पॉइंट रखनी चाहिए। हमेशा टॉपिक पर ही फोकस रहें, फालतू, लंबी और बिना मतलब की इररिलेवेंट बातें करने से बचें। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा अभी हमने? टाइम मैनेजमेंट पढ़ लिया। फिर आ गया कंक्लूजन। एक अच्छे और कामयाब ग्रुप डिस्कशन के लिए सभी ज़रूरी क्वालिटीज़ एक साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समरी में उन शब्दों पॉइंट्स को याद दिलाया गया है जो हमने पहले पढ़े, जैसे नॉलेज ऑफ द टॉपिक की अच्छी समझ और जानकारी, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, टीम वर्क, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, फाइनल इम्पैक्ट। ये सभी क्वालिटीज़ का एक साथ मिलकर किसी भी ग्रुप डिस्कशन को पूरी तरह इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिखे हुए मतलब रिटन वर्ड्स को देखते हैं और उनका मतलब समझते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है जो हमें नॉलेज पाने, वोकेबलरी बढ़ाने और नए आइडियाज़ सीखने में मदद करती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट लुकिंग। रीडिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को देखना नहीं होता, इसमें टेक्स्ट का असली मतलब समझना ज़रूरी होता है। राइटर्स मैसेज, एक अच्छा रीडर हमेशा ये समझने की कोशिश करता है कि लिखने वाले मतलब राइटर का क्या मैसेज है इसमें। थिंकिंग प्रोसेस, एक्टिव मेंटल एक्टिविटी, रीडिंग एक एक्टिव दिमागी मतलब मेंटल एक्टिविटी है। पढ़ते वक्त एक इंसान सोचता है, एनालाइज करता है और नए आइडियाज़ को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर करता है। पर्पस ओरिएंटेड, हर रीडिंग एक्टिविटी का कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, वो पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए आपका। लोग जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या किसी टास्क को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, रीडिंग करने के लिए पूरे ध्यान और फोकस की ज़रूरत होती है। अच्छा कंसंट्रेशन रीडर्स को बातें बेहतर तरीके से समझने और उनको याद रखने में मदद करता है। वोकेबलरी डेवलपमेंट, रीडिंग से हमें नए शब्द और एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, इससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। ठीक है, फिर अब आ गया इम्प्रूव्स नॉलेज। रीडिंग से हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमारी आम जानकारी यानी जनरल नॉलेज को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, पढ़ना एक ऐसा काम है जो इंसान पूरी ज़िंदगी करता रहता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है हमारा ये। लोग अपनी पूरी उम्र पढ़ते रहते हैं ताकि नए बदलावों को सीख सकें और ज़िंदगी में ग्रो कर सकें। इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट, एक रीडर टेक्स्ट को सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ता बल्कि उसके साथ इंटरेक्ट करता है। पढ़ते वक्त रीडर दिमाग में सवाल पूछता है, आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, प्रेडिक्शंस करता है, आइडियाज़ लगाता है। ठीक है, फिर इंटरेक्शन विद टेक्स्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल, पढ़ने से आपकी ओवरऑल लैंग्वेज पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, जैसे ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होता है। इंक्रीज नॉलेज, ये अलग अलग टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज और जानकारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। एनहांसेस थिंकिंग एबिलिटी, से आपकी दिमागी क्षमता और सोचने का तरीका मजबूत होता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जब आपके पास अच्छी नॉलेज है और भाषा पर पकड़ है मतलब लैंग्वेज आपकी सही है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता जाता है। कंक्लूजन,
रीडिंग एक्टिव प्रोसेस क्या है? रीडिंग लिखी हुई जानकारी को समझने का एक एक्टिव दिमागी प्रोसेस है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, नॉलेज बिल्डिंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। फाइनल इम्पैक्ट क्या है? एक अच्छी रीडिंग हैबिट किसी भी इंसान को ज़्यादा समझदार, नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, बस क्वेश्चन खत्म हो गए। ये हमारी लास्ट वीडियो थी शॉर्ट नोट्स पर। एक और पीडीएफ है, वो मैं आपको इसकी पीडीएफ के साथ ही प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट में हम लेटर के बारे में। तो फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।